इजराइल और हमास का युद्ध विराम हो चुका है। दोनों देश धीरे धीरे पटरी पर लौट रहे हैं। एक दूसरे के कैदियों को भी रिहा करने पर सहमति बन गई है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। लेकिन हमास को एक बार फिर से हिंदुस्तान में जिंदा करने की कोशिश की जा रही है जेएनयू में, जहां से अक्सर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, देश के खिलाफ नारे लगते रहे हैं। वहां एक बार फिर से नारे लगे हैं। मणिपुर, कश्मीर, नागालैंड, असम का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि फिलिस्तीन की तरह वहां भी बच्चों को मारा जा रहा है। दरअसल जेएनयू में छात्र संघ के चुनाव होने हैं अप्रैल में और अपनी चुनावी रोटियां सेकने के लिए कुछ छात्र संघ के नेता, कुछ छात्र नेता एक बार फिर से भारत को विश्व पटल पर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर, इस विषय पे पहले एक छोटी सी आपकी टिप्पणी, फिर ये जो लड़की दिख रही है, क्या कुछ इसने बोला अपने भाषण में, वो भी मैं दर्शकों को सुनवाऊंगा। एक छोटी सी टिप्पणी। नहीं, देखिए क्या है, जेएनयू में स्टूडेंट इलेक्शन हो रहे हैं और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में ये वामपंथी दलों का हमेशा से वर्चस्व रहा है शुरू से। तो जब भी जेएनयू में इलेक्शन आएंगे तो 3-4 बातें वो कॉमन है जो वामपंथी दल हमेशा से करते रहे। जैसे वो जब सरस्वती पूजा आएगा तो मां सरस्वती जी को वैश्य बता देंगे, जब दुर्गा पूजा आएगा तो मां दुर्गा को वैश्य बता देंगे, और जब चुनाव आएगा तो यही भारतीय फौज के बारे में कोई कुछ बयान दे देगा। कोई अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमने सुन ही रखा है इस जेएनयू के अंदर। और अब ये नई कोई नेता आई होगी जेएनयू में, ये कह रही है कि बस जिस तरह गाजा में इजराइल बमबारी कर रहा है उसी तरह नागालैंड, मणिपुर में और पता नहीं कौन कौन से राज्य में भारत की सेना कर रही है। इस देश के लोग को नहीं पता है क्या वास्तविक गलती से 84 तो नहीं पढ़ के आ गई थी जब कांग्रेस सरकार में हमला करवाया गया था? वो क्या नाम, खालिस्तानी आतंकी, वामपंथी दलों के शुरू से ही चर्चा करेंगे पंकज जी। लेकिन मैं चाहता हूं एक बार इस लड़की को सुनवा दिया जाए। सुनवाइए जरा। इन दोनों का ही जो सोल्यूशन है वो एक पीपल्स मिलिटेंट स्ट्रगल है। सबका साथ रखे पीपल्स मिलिटेंट स्ट्रगल है, ये समझना बहुत जरूरी है। कश्मीर में, नागालैंड में, मणिपुर में, असम में जिस तरीके से एक नेशनल स्ट्रगल को, नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल को इंडिया सपोर्ट कर रहा है, और वहीं बस्तर में जिस तरीके से इतने सारे स्टेट एनकाउंटर कर रहे हैं, ड्रोन से एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं, वही चीज इजराइल जो है पैलेस्टीन में। सिलसिलेवार ढंग से बताइएगा, एक एक राज्य का जैसे इन्होंने जिक्र किया, क्या कुछ हो रहा है? नहीं, ये पता नहीं किसी वामपंथी संगठन की है और ये चुनाव लड़ रही होगी या प्रचार कर रही होगी किसी के पीछे आयशा लिखा हुआ है, तो शायद आप समझ ही गए कि आयशा की ये छात्र नेता है। ये मैडम का कहना है कि जिस तरह हमास के लोगों ने आर्म्ड स्ट्रगल किया है, भारत के लोगों को अपने ही सरकार के खिलाफ हथियार उठाने की जरूरत है। मतलब यहां जो चुनाव हो रहे हैं, 60-70% जो वोटिंग हो रही है और यहां जो लोकतंत्र की जड़ें मजबूत है, अब उनसे कुछ नहीं होने वाला। बस लोग हथियार उठा लें इनके कहे अनुसार, और हथियार उठाकर एक दूसरे को मारना पीटना शुरू कर दे, गोलियां चलाने लगे, तब भारत तरक्की कर जाएगा। और ये क्या कह रही हैं कि जिस तरह गाजा में या राफा में इजराइल की सेना बमबारी कर रहे हैं, उसी तरह भारतीय फौज नागालैंड में, मणिपुर में, कश्मीर में बमबारी कर रही है। इनका तो कहना है कि पश्चिम बंगाल और केरल में ही बम हो रही है। मैंने एक भी युद्धवर्षक विमान को केरल और पश्चिम बंगाल और मणिपुर और नागालैंड में बमबारी करते नहीं सुना। और लोकतांत्रिक देश में अगर बमबारी हो रही है तो खबरें भी नहीं आएंगी। चाइना बना समझाया क्या इन लोगों ने? नहीं, सबसे बड़ी बात है, भारत का दुश्मन से दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन भी ये नहीं कह रहे हैं कि भाई भारत की फौज बमबारी कर रही है। ये ऐसा गुप्त बम है जो सिर्फ जेएनयू में गिरता है। नहीं, मैडम पाकिस्तान वाला वीडियो देख के आई होंगी सर जरूर, जब वो ट्रेन हाईजैक की थी ना और वो 4-5 प्लेन जो उड़कर गए थे वहां पाकिस्तानी सेना के, वो जरूर इन्होंने वो देख लिया होगा शायद। नहीं, ये इनकी यही आइडियोलॉजी है। अब अच्छी है बुरी है वो तो इस देश में दिख ही रहा है कि कैसे इस देश के लोग एक के बाद एक रिजेक्ट करें। अंतिम वेस्टर्न है इनका, ये वामपंथियों का। और आज आपको आश्चर्य हो रहा होगा, जब हम अपने छात्र जीवन में थे तो 1-2 बार जेएनयू जाने का मौका मिला था। उस जमाने में एक सौरभ शर्मा हुआ करते थे, एबीवीपी के नेता हुआ करते थे, अभी वो कहां नहीं जानकारी मुझे। वो सरस्वती पूजा जब कर रहे थे ना, तो ये वामपंथी छात्र संगठन पहले तो मना किया कि तुम यहां जेएनयू में सरस्वती पूजा कैसे कर सकते हो।
बोले क्या दिक्कत है? तो नहीं, घंटियों की आवाज से हमें परेशानी होती है। और उस जमाने में जो यज्ञ वेदी बनी हुई थी उसमें ये पानी डाल दिया करते थे। तो ठीक है, इतिहास गवाह है कि जब जब ऋषि मुनि या देवता यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में खलल डालने के लिए राक्षसी शक्तियां आती हैं, शैतानी शक्तियां। कोई मांस के लोथे डालता था, कोई पानी डाल देता था उसमें। तो वही हम आज भी देख रहे हैं। और ये जेएनयू बड़ा अद्भुत जगह है। कई तरह के समाचार आ चुके हैं यहां पे। और इस तरह के बीमार मानसिकता के लोग, देखिए, जब तक आप इक्वलिटी के लिए लड़ रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन आप देश की सेना के खिलाफ अगर इस बात बोलेंगे कि आप हथियार उठा लो इस देश में, तो ये गलत है। और इसके खिलाफ मेरे हिसाब से कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, पर इस देश में नहीं होता। अगर आप इस देश के लोगों को आर्म स्ट्रगल के लिए उकसा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हिंसा करवाना चाह रहे हैं। अच्छा, हथियार उठाएंगे लोग तो क्या करेंगे? हिंसा ही करेंगे ना। इनके खिलाफ कायदे से तो कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई। ये कौन है ना मैं जानता हूं ना मैं जानना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता है। और जेएनयू के बारे में एक और बात बोलूं, वहां के वामपंथियों का जीवन लाइफस्टाइल के बारे में बड़ा अजीब है। रात को 1:30-2 बजे तक गांजा, चरस, नशा और पता नहीं वो गिटार पे अंग्रेजी गाने बजाते रहते हैं। कैसे पता? और आज मैंने देखा है, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा। वहां एक पेरियार हॉस्टल है, एक नर्मदा ढाबा है। मैं बहुत पहले, आज से कम 10-11 साल पहले वहां गया हूं। और मैं देखा कि लेट जागते हैं जो अच्छे घरों के जो लड़के हैं, वो उनको बहुत ये थ्रिलिंग चीजें लगती है कि क्रांति की बात कर लो, तो गांजा फूंक के ये कह दो कि इस देश में इक्वालिटी नहीं है। और फिर वो सस्ते हॉस्टल वाला भी चक्कर है। दिल्ली में ठहरने के लिए बिहार, यूपी से बहुत सारे और भी इस तरह के राज्यों से छात्र जाते हैं। तो मैं तो जानता हूं, मेरा ही एक दोस्त था, वो कह रहा था कि मैं जेएनयू में रहता हूं। मैंने कहा कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ता है? बोलता है मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, हर साल ये देखता हूं कि कौन से सब्जेक्ट की सीट खाली है और वो मैं भर देता हूं, मुझे हॉस्टल मिल जाता है। और हॉस्टल मिलने के बाद एक स्टूडेंट पास मिल जाता है। और उस जमाने में बस हुआ करती थी, वो डीटीसी कहते हैं ना, दिल्ली ट्रांसपोर्ट वाली बसों को। तो वो स्टूडेंट पास से दिल्ली ट्रांसपोर्ट की बसों में फ्री हो जाता था और हॉस्टल में रहना खाना फ्री हो जाता। तो फिर मुझे और दिल्ली में क्या चाहिए? तो मैं अनंत काल तक इसलिए पढ़ रहा हूं। तो एक चक्कर वो भी है। खैर, और उनको क्या जाता है, ये पार्टियां ऑर्गेनाइज करना, ये हॉस्टल की सीढ़ियों पे वहां धरना देना, कुलपति का घेराव करना। कन्हैया कुमार जो नेता था इनका, वो 13 साल तक पढ़ता रहा जेएनयू में। अब पता नहीं कौन सा ऐसा विद्वत्ता वाला पाठ पढ़ रहा था, लेकिन मुझे जहां तक वो पता है वो अफ्रीकन लैंग्वेज कुछ इस तरह का सब्जेक्ट लिया हुआ था। अभी तो उस तरह के सब्जेक्ट ये, हाँ, जो भी नेता हो गया ना, अब जो विवाद में आया नेता हो गया उसमें। और अभी भी आप देखिए, अभी सिर्फ ये अकेली नहीं है, बहुत सारे इस तरह के केसेस आएंगे। अभी तो चुनाव प्रचार शुरू हुआ है। ठीक है, वो हर उस बात को लेके आपको गाली देंगे जिससे इस देश के लोगों की आस्था जुड़ी। जैसे वो इस देश को गाली दे देंगे, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, वो हिंदू देवी देवताओं को गाली दे देंगे, फिर बुरा लगेगा, फिर वो भारतीय सेना के बारे में कुछ उटपटांग कर देंगे, फिर बुरा। वो चाहते हैं कि बुरा लगे, आप रिएक्ट करें, उनका न्यूज बने। अगर इनको आप नेग्लेक्ट करेंगे तो ये अपनी मौत स्वतः ही मर जाएंगे। इनका विरोध बंद कर दिए, इनको कोई नहीं पूछता। ये वामपंथी अपनी मौत खुद ही मर रहे हैं लगातार। देखिए, पूरी दुनिया में मर रहे हैं, पूरी दुनिया में। ये एक बीमार मानसिकता है। इनको लगता है कि हथियार के दम पर शांति और तरक्की हो सकती है। पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, इनका मोटो है, ध्येय वाक्य जिसे बोलते हैं। अब हमें यह लगता है कि जहां बंदूक होती है वहां अशांति होती है, जहां हिंसा होता है वहां विनाश होता है, जहां शांति है वहीं विकास है। इनको लगता है कि नहीं, बंदूक, पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, हाथ में बंदूक हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अब एक डिस्ट्रक्टिव विचारधारा है, कंस्ट्रक्टिव विचारधारा है, बाकी इस देश के लोग खुद ही फैसला करें। और बाकी ये कास्ट जाति में भेदभाव हुआ और बहुत अन्याय हुआ, ये सारी बातें कबूल है, लेकिन क्या करें? भेदभाव हुआ तो क्या बंदूक लेकर सबको गोली मार दें, थाने उड़ा दें, रेलवे ट्रैक को उड़ा दें? यही तो ये कर रहे थे। ठीक है, देखिए, सिद्धांत जो है ना, मैं आपको बताता हूं, ये कार्ल मार्क्स कभी किसी दूसरे के कहे अनुसार मत पढ़िए, सिर्फ दास कैपिटल पढ़िए, जो खुद कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। वो खुद आदमी जर्मनी का रहने वाला था, लिखी गई थी जर्मनी में, अप्लाई हुआ रशिया में, फेल हुआ
बहुत सारे देशों में। यूएसएसआर जहां अप्लाई हुआ वो 14 भागों में विभाजित हो गया। और यही पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन, बंदूक के नली के जोर पर ही हम सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ हासिल कर लेंगे उसी चक्कर में। ठीक है। भारत गांधी, बुद्ध, गाय, गंगा, गीता का देश है। तुलसी को पूजने वाले लोग हैं, चींटियों को आटा खिलाने वाले लोग हैं, प्यासी चिड़िया को पानी पिलाने वाले लोग हैं। हम प्रकृति के साथ सहचर्य के साथ जीवन जीने वाले लोग। हमें ये सब बंदूक, खून खराबा, क्रांति और इसको मार दो, उसको काट दो, थाने उड़ा दो, रेलवे ट्रैक उड़ा दो, नेताओं की हत्या कर दो, पुलिस वालों को लैंडमाइंस लगा के उड़ा दो, हम इन सब से क्या मतलब? भारत के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करते ये सब। नहीं, भारत ने देखा भी है, झेला भी है, पहले मुगल फिर अंग्रेज। नहीं होता है, हो चुका, होता है। नहीं, पूरा 5000 साल का इतिहास देख लीजिए। भारत अलग अलग सेक्स वह लड़के सब देख चुका है। ये अब पता नहीं, लेकिन सुनता था बहुत पहले। मैंने रामधारी सिंह दिनकर की एक किताब पढ़ी है, मुझे लगता है कि दर्शकों को पढ़नी चाहिए, भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। और उसमें शुरुआत से सब कुछ बताया गया। हम कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर जो विचार आया है शांति सह अस्तित्व का, वो विचार को मानने वाले लोग हैं। ठीक है, अभी कुछ लोग हैं और समाज में हर तरह के लोग रहने भी चाहिए, क्योंकि ये रहेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि क्या सही है क्या गलत। ये इनको लग रहा है कि भारतीय सेना अपने ही देश में बमबारी कर रही है, तो बोलने दीजिए इनको, हमें पता है, हमें कहीं बम गिरता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है। और लोकतांत्रिक देश में इस तरह की खबरें छिपाना आसान नहीं होता है। चीन नहीं है ये जहां से खबरें निकलकर नहीं आएंगी। इनको फिलिस्तीन से प्यार है ना, इनको फिलिस्तीन से प्यार है। एक बार आज हुआ है कहां फिलिस्तीन? आज अमेरिका है कहां? आज हमास है कहां? अस्तित्व कहां है आज? ये तो नहीं, देखिए अब तो वहां गाजा को साफ करके एक नया वहां का क्या स्वर्ग ट्रंप बात कर रहे थे। खुला ऑफर दे दिया कि आप लोगों को नौकरी दे दूंगा, रख लूंगा मैं आपको यहाँ। उन्हीं की जमीन उनसे बिना पूछे मतलब कब्जा एक तरीके से कर लिया गया। अभी नहीं हुआ है कोई उनकी जमीन नहीं। एक बात बताइए, दुनिया के इतिहास में फिलिस्तीन नाम का राष्ट्र कब था? कोई इतिहासकार बता दे कब था फिलिस्तीन? कभी भी पूरा दुनिया का इतिहास में। ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था, ये मैं मान सकता हूं। कुछ दिनों तक ईसाइयों का शासन रहा, ये मैं मान सकता हूं। ये फिलिस्तीन नाम की चिड़िया नहीं आई है। और यासर अराफात और लेफ्ट लिबरल गैंग ने उससे प्रोजेक्ट किया, कभी नहीं था। पूरा इतिहास के पन्ने आप दिखा दीजिए, मुझे दिखा दीजिए कि इतिहास में इससे पहले फिलिस्तीन नाम का कब कोई देश हुआ करता था? कभी नहीं था। ठीक है। अरब रहा करते थे, यहूदी रहा करते थे किसी जमाने में, वो तो खैर अपना वो अलग विषय है। लेकिन मैं इनको बोल रहा हूं, ये जो वामपंथी है, ये जो मैडम है चश्मे वाली, इनके बड़ी अरमान है कि जाके फिलिस्तीन के लिए कुछ करे। मुझे लगता है इनको टिकट करवा के भेजवा देना चाहिए। इनका भी अरमान पूरा, भारत में भी शांति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। तो जिस तरीके की खबरें ये फैला रहे हैं, आपने एक बात बहुत सही कही, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, वरना ये जबानें ऐसी खुलती रहेंगी। नहीं, सशस्त्र हथियार उठाने की बात कर रही है भाई। हाँ, बोलने की आजादी के नाम पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते, आपको अधिकार है बोलने का, प्रोटेस्ट करने का, रैली करने का, लेकिन कुछ भी नहीं बोला जा सकता। आजादी है तो किसी को खून करने के लिए कह दीजिएगा क्या? हत्या करने के लिए कह दीजिएगा? ये बोलने की आजादी थोड़ी ना है। और एक बात मैं कह देता हूं, ये जो हमास का सपोर्ट करती है ना, तो जाइए वहां हमास और चलाइए वहां फ्री ब्रह्म मूवमेंट, फ्री किस मूवमेंट, वहीं पे वो ठोक देंगे। ये कॉन्ट्राडिक्शन में खुद है। एक तरफ आजादी की बात करते हैं कि हमें कपड़े पहनने की भी आजादी होनी चाहिए, और दूसरा कहते हैं कि हमास का भी समर्थन करेंगे। जाए ना, सारे आजादी निकल जाएगी वहां पे। ठीक है, तो भारत सरकार को इस तरीके के जो तत्व हैं उन पर गौर करना होगा, ध्यान देना होगा कि बोलने की आजादी के नाम पर आप कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते। इस तरीके से देश को दंगे की आग में, गृह युद्ध जैसी स्थिति में झोंकने की कोशिश आप नहीं कर सकते। बाकी इस लड़की ने जो कुछ कहा उस पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताइएगा। नमस्कार।